क्लास 11th फिजिक्स का कल पेपर है, यानी कि 6 दिसंबर 2023 को आपका पेपर है। आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, जिसके लिए मैं आपको कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र यानी कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे, मैं आपको इसमें बताते जाऊंगा, है ना, सीधे के सीधे आंसर बताते जाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, है ना। वैसे तो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा ही चुका हूँ, देख सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो विद्यार्थी कंप्लीट कर लेगा ना, अपनी परीक्षा में इतने अच्छे अंक यहाँ पे हासिल करेगा, क्योंकि ये जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। और हमने त्रैमासिक परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो कि विद्यार्थी बिल्कुल आकर के बोलते हैं कमेंट में कि बिल्कुल यही आया, है ना, यही आया। तो समझ सकते हैं आपकी कैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी स्कोर अपनी परीक्षा में करेंगे। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है और अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है, याद करना है। ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो चेंज मत कीजिए बार बार, इधर उधर भटकेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और फेक पेपर के चक्कर में मत पड़े, है ना। देखेंगे यहाँ पे आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु के आप सापेक्ष दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है अपेक्षिक वेग का। इसे जरूर से कंप्लीट करके रखिएगा पहले चैप्टर से आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा समतल में गति वाले चैप्टर से क्या करना है आपको। इसमें आपको सबसे पहले तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, प्रक्षेप गति, है ना। देखिए, मैं आपको इसमें भी ये दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहेगा आपका, ये प्रक्षेप गति वाला क्वेश्चन कहाँ पे है, प्रक्षेप, है ना, प्रक्षेप गति कैसे कहते हैं। देखिए, ये रहा, है ना, प्रक्षेप गति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आपको करके रखना है। इसलिए मैं आपको ये बता के कर रहा हूँ कि आप ज़रूर से इसे मतलब अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि आप लोग है ना छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। तो पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्षेत्र परास के लिए आपको क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। तो इस प्रकार से आप इसको डायग्राम बनाएंगे प्रक्षेप गति का, है ना। ये रहेगा आपका, यहाँ तक देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रहेगा आपका उड्डयन काल का जो है सूत्र, यहाँ तक। फिर आपका क्षैतिज परास यहाँ से रहेगा यहाँ तक, और फिर अधिकतम ऊंचाई का जो है सूत्र यहाँ तक। ये अधिकतम ऊंचाई का सूत्र यहाँ पे स्थापित रहेगा, है ना। इसके बाद आपको कौन सा अगला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन आपका, है ना, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण। देखिए, ये वाला क्वेश्चन ही है ना, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गेंद प्रारंभ में 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकी जाती है ना। ये रहेगा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हैं, आपके सामने ही है। यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे निकलेगी, जो पॉइंट दिए जाते हैं ना वो आपको ज्ञात करने होती हैं। तो अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, उड्डयन काल हो गया आपका, है ना। तो ये रहेगा उड्डयन काल, और आगे यहाँ पे इसका सूत्र दिया गया है, और साथ में क्षैतिज परास का नीचे तक यहाँ पे ये रहेगा आपका 19.485 मीटर, है ना। ये यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट रहेगा क्षैतिज परास के साथ, है ना। इसके बाद देख सकते हैं आपको अगला क्वेश्चन करना है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ना। वृत्तीय गति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्तीय गति के लिए आपको एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक ज्ञात करना है ना। तो अगर ये नहीं आया आपका कि इतना नहीं आया, मतलब, है ना, ये छुपा लिया गया, केवल आ गया कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो ये पता होना चाहिए, है ना। और ये नहीं आया, पूछ लिया गया एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो करना पड़ेगा, है ना। इसलिए हर प्रकार से क्वेश्चन को देख के चलना है। यहाँ पे देखेंगे वृत्तीय गति, जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर, है ना, चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में रहती है, वृत्ताकार मार्ग में ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, तो वो वृत्तीय गति हुई। गोल घूमेगा वृत्ताकार, तो वृत्तीय गति, है ना। इसके बाद देख सकते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। और ये इसका रहेगा व्यंजक यहाँ पे, इसका कंप्लीटली आंसर यहाँ तक रहेगा। ये देखिए यहाँ तक, है ना, इसका कंप्लीटली आंसर यहाँ तक रहेगा, है ना। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं आपको बता दूं कि आपको आपके अगले चैप्टर गति के नियम से जो क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता दूं। घर्षण कैसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और जड़त्व देखेंगे सबसे पहले तो हम, घर्षण जड़त्व है ना। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह भ्रामवस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है ना। तो यही पे परिभाषा दी गई है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, है ना, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु है ना वह भ्रामवस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे जड़त्व कहते हैं। घर्षण किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घर्षण, है ना। घर्षण से क्वेश्चन जरूर आना है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, है ना। तो घर्षण बिल्कुल मत छोड़ना। तो घर्षण क्या होता है, परस्पर दो संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाला क्या होता है, एक लगने वाला वह बल होता है जो संपर्क पृष्ठों के स्पर्शीय लगता है ना, स्पर्शीय लगता है, ऐसे लगता है ना। ये बल हो गया, एक स्पर्श, एक पृष्ठीय हो गया, एक हो गया, इनके बीच क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है ना। ये देखो, ये हम पेन से लिख पा रहे हैं ना, तो ये घर्षण बल के ही कारण हो रहा है। हम धरती पर चल पाते हैं ना, ये घर्षण बल के ही कारण होता है ना। हम खाना चबा पाते हैं, वो घर्षण बल के ही कारण होता है। तो ये सारा याद रखिए आप, है ना। इसके बाद देख सकते हैं घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानि बताइए। तो घर्षण से होने वाले लाभ क्या रहेंगे, घर्षण के कारण भोजन चबाया जाना, देखिए मैंने अभी बताया, घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर चल पाना, घर्षण के कारण ही मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। हानियां हैं यहाँ से, देखिए लाभ हो गए कुछ, यहाँ पे हानियां, भाई जो लाभ हैं जिसके अगर किसी चीज़ के, उससे लाभ भी, हानियाँ भी उससे होती हैं, पक्की बात है ना। तो ये रहेंगे आपके लाभ और हानि। इसके बाद देख सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। यदि किसी निकाय पर कोई वह बल आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, यदि यही संवेग संरक्षण का नियम कहता है। इसके बाद क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय, है ना, जैसे आप देख रहे होंगे अभी IPL होने वाला है, और यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इसमें समयांतराल डेल टी अधिक होगा, अतः बल को F से, है ना, फोर्स कैपिटल F का परिमाण क्या होगा, कम होगा, बल का परिमाण क्या होगा, कम होगा, जिससे उसके हाथ में चोट लगने का भय नहीं रहेगा, है ना। खैर वर्ल्ड कप तो गया, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय, है ना। इसके बाद देख सकते ये क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही, है ना। इसके बाद देखेंगे आपका ये क्वेश्चन है 4 अंक के रूप में, न्यूमेरिकल रहेगा आपका इस चैप्टर से। यहाँ पे देख सकते हैं 20 ग्राम की एक गोली 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में घुस जाती है ना। तो 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है, देखिए, है ना। गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए, है ना, किस प्रकार से वो धीरे हुई वो ज्ञात करना है आपको, मंदन ज्ञात करना, है ना। तो ये रहेगा आपका, क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, 20 ग्राम उसका वजन दिया गया है ना, M दिया गया है, और वेग दिया गया है गोली का 900 किलोग्राम प्रति घंटा, है ना, और कितने मीटर वो सेंटीमीटर तक घुस रही है उसमें जाकर के, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये रहेगा आप इसका सॉल्यूशन। जो जो दिया जाए वो पहले ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि वेग बराबर क्या होता है ना, तो ये पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला चैप्टर ही होता है स्टार्ट, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इससे जो चैप्टर से क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शक्ति, सबसे पहले शक्ति की परिभाषा याद रखेंगे। शक्ति क्या है ना, शक्ति की परिभाषा क्या है, मात्रक एवं विमेय सूत्र। तो शक्ति का विमेय सूत्र क्या होता है, mL2T-3, है ना, ये विमेय सूत्र रहेगा शक्ति का। किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहा जाता है ना। हम जितना कार्य एक इकाई समय में करते हैं उसे ही हमारी शक्ति कहा जाता है ना, शक्ति कहेंगे। और शक्ति का मात्रक वाट होता है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अप्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ संघट दोनों दिए गए हैं ना, तो ये होने चाहिए, याद होने चाहिए, है ना। जब देखिए बहुत ही सरल है अप्रत्यास्थ प्रत्यास्थ, एक समझ गए तो दूसरा समझ आ जाएगा, है ना। प्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिनमें निकाय का संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित, दोनों संरक्षित हैं, दोनों अपने पास हैं भाई, संरक्षित हैं, सेफ हैं, प्रत्यास्थ हो गए, है ना। इसमें क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिनमें निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन क्या गतिज ऊर्जा ना भाग गई, वो संरक्षित नहीं रहती है। तो यही तो होता है अप्रत्यास्थ संगत, है ना। उदाहरण याद रखेंगे, देखिए उदाहरण ऐसे पूछ लिया गया कि प्रत्यास्थ संगत का उदाहरण लिखिए, क्या लिखेंगे, स्टील अथवा कांच की दो गोलियों की टक्कर, है ना, दो टकराती हैं तो वो प्रत्यास्थ संगत होता है उनके बीच। इसका भी याद रखेंगे, कीचड़ को छिटक कर दीवार पर चिपकना, है ना। इसके बाद देख सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कार्य ऊर्जा प्रमेय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, है ना। इस चैप्टर का नाम ही है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, और कार्य ऊर्जा प्रमेय इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये आंसर रहेगा आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय का, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही छोड़ना मत, इसे याद कर लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कौन सा बनेगा, संरक्षित तथा असंरक्षित बल में, है ना, वो प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ था, ये संरक्षित और असंरक्षित है ना।
तो ये रहेगा इसका, ये 3 अंतर इसमें मोस्टली दिए गए हैं, ये तीनों याद कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं इस बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, तो ये अंतर रहेंगे इसके, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन सा करना है आपको, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर, है ना, कोई साइकिल सवार है, साइकिल चलाते हुए जा रहा, ब्रेक लगाने पर भाई खिसक गए और 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है। बल भी दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, जो 10 मीटर दूर जाकर को गिर रहा है ना, दूरी दी गई है, और यहाँ पे बल दिया गया है 200 न्यूटन, जो उसकी गति के विपरीत है, उसकी गति के विपरीत है ना। तो जो दिया गया है वो लिख लेंगे सबसे पहले, है ना। इसके बाद दूरी 10 मीटर दी है, कार्य आपको ज्ञात करना है, कार्य की गणना कीजिए, कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका -2000 जूल आपका आंसर आ जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल में लिखेंगे, आंसर रहेगा आपका, है ना। इसके बाद आपका अगला चैप्टर होता है कणों की निकाय एवं घूर्णी गति स्टार्ट। इसके बाद देख सकते हैं इसका आंसर, पहला क्वेश्चन दिया गया इसका इस चैप्टर से रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आंसर साथ में दिया गया है। वैसे तो मैं आपको ये क्वेश्चन सारे प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन कुछ छात्र हैं ना, उन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, वो चैनल पर नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, खासकर बात तो, है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाता है। देख सकते हैं ये रहेगा पूरा। इसके बाद देख सकते हैं द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं ना। और जो भी छात्र चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेगा, जो हमारे पीडीएफ है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, तो ये आंसर पूरा कंप्लीट इसका रहेगा, है ना। इसे देख लेंगे, साथ ही मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो जल्दी बताते जाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और फिर यहाँ पे अपलोड करने में यहाँ पे समस्या आती है ना। तो ये रहेगा आपका स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में अंतर, है ना, जी और जी में अंतर आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये 9th में था, है ना, अब 11th में वाला है भाई, तो इसे छोड़ना नहीं है। यह सदस्य राशि है, अदृश्य राशि है, और ये रहेगा इसका पूरा थ्योरी, है ना, अंतर रहेगा, है ना। इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखना है आपको द्रव्यमान तथा भार में अंतर, ये दोनों आना है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, है ना, अथवा में आएंगे, है ना। तो द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। द्रव्यमान तथा भार में 3 अंतर यहाँ पे दिए गए हैं, मात्रक का एक अंतर हो जाएगा, आप विमेय सूत्र का भी एक अंतर याद रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। देखिए ये आपको पूरा कंप्लीटली आंसर यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। ये रहेगा आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुरुत्वाकर्षण भी आपको पता होना चाहिए, है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है ना, और ये उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसमें और अधिक बताया गया है ना। तो आपको गुरुत्वाकर्षण पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये आसानी से याद रह जाएगा। तो कंप्लीट रहेगा आपका सार्वत्रिक नियम। इसके बाद ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, केपलर के। तो प्रत्येक ग्रह क्या है, सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है ना, जिसके एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होता है ना, कहीं ना कहीं तो सूर्य उपस्थित होता है ना, कहीं ना कहीं तो पृथ्वी पर दिन है ना। तो ये कह रहे हैं केपलर। इसके बाद कहते हैं कि ग्रहों का क्षेत्रीय वेग सदैव नियत रहता है ना। क्षेत्रीय वेग क्या कहते हैं, वो सदैव नियत रहता है, केपलर कहते हैं। सूर्य के चारों किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये रहेगा आपका इसका, अर्थात T² α r³ है ना। तो ये रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं ठोसों की यांत्रिक गुण, है ना। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन करना है ना, वो बता दूं आपको, पास्कल का नियम करना है। पास्कल का नियम याद रखेंगे, और हॉक का नियम देख लीजिए। पास्कल और हुक का नियम, इन दोनों का करेंगे, किसी एक का जरूर से आ जाएगा, है ना, ये दोनों का, है ना। तो हुक का नियम ये रहेगा, पास्कल का नियम ये रहेगा, जरूर से कर लेंगे, है ना। इसके बाद रहेगा इस चैप्टर से क्या, इसके बाद अगला चैप्टर है आपका तरल के यांत्रिक गुण, है ना। इससे क्या करना है, देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊँ ना, वो आपको करने ही हैं, वो नहीं छोड़ने हैं आपको। बर्नौली का सिद्धांत, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बर्नौली का सिद्धांत लिखिए। बर्नौली की प्रमेय, है ना, आती ही है, हर बार आती है बर्नौली की प्रमेय। जब कोई आदर्श विलयन होता है ना, आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की घर्षण रहित नली में धारा रेखीय प्रवाह में बिना किसी व्यवधान के बह रहा हो, तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर नियत रहती है ना। एक वीडियो डाला था मैंने, बहुत ही आसान भाषा में उसको बर्नौली प्रमेय को उसमें समझाया, जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायग्राम रहेगा, है ना। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे
ये रहेगा इसका पूरा का पूरा यहाँ पे व्यंजक है, ये पूरा स्पष्ट रहेगा यहाँ तक, बर्नौली की प्रमेय का पूरा व्यंजक, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं इसमें अगला क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, स्टॉक का नेम लिखिए, स्टॉक का नेम है ना, ये पता होना चाहिए आपको। स्टॉक का नियम खाली कर लेंगे और आपको इसको ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। और यहाँ पे आपको अगला चैप्टर है आपका द्रव्य के तापीय गुण, है ना। द्रव्य के तापीय गुण से आपको जो जो क्वेश्चंस करने हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से करने हैं। देखिए सबसे पहले करना है आपको तापीय प्रसार क्या है भाई, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन बता दिया था वैसे तापीय प्रसार क्या है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कम्प्लीटली, इसका कर लेंगे। एक कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। ये एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, है ना, वो मैंने बताया नहीं लेकिन आपको ये क्वेश्चन जरूर से याद कर लेना। एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं ना, कंप्लीट रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे ऊष्मा तथा ताप में 2 अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा तथा ताप में अंतर, है ना, ऊष्मा तथा ताप में अंतर लिखिए। ऊष्मा और ताप में आपको अंतर याद होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद देख सकते हैं आगे क्वेश्चन आपके रहेंगे गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, है ना। गुप्त ऊष्मा की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ये रही आपकी गुप्त ऊष्मा की परिभाषा। गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, पूरा का पूरा आंसर रहेगा आपका। इसके बाद देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा इस चैप्टर से, तो इससे आपको और ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ऊष्मा गतिकी आपका चैप्टर है, तो आपको इसमें क्या करना है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर होना चाहिए, ये कर लेंगे। ये दिया गया है आपका उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय तरफ रहेगा। इसके बाद इस चैप्टर से करेंगे आप ऊष्मा गतिकी समतापी प्रक्रम, है ना, समतापी प्रक्रम ये रहेगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम याद रखना है, ये रहेगा प्रथम नियम याद रखिएगा ऊष्मा गतिकी का, जरूर से देख लेंगे, है ना, एक एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा इनको। और ये रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, रुद्धोष्म एवं समतापी प्रक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म एवं समतापी। देखिए लास्ट क्वेश्चन था आपका, इतना ही सिलेबस आपका पूछा जाना है। ये सारे चैप्टर मैंने बता दिए जितने कि आना है ना। तो जो भी छात्र ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेता है, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने बताया वो कंप्लीट कर लेता है ना। और एक वीडियो और डला है जिसमें हमने ना सारे के सारे क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे तो बताए ही हैं, और भी कुछ उसमें क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं ना, तो वो सारे कर लीजिए कंप्लीट, वो वीडियो देख लीजिएगा जाके, है ना। तो 3 वीडियोस पहले से कुल जो हमारे फिजिक्स के हैं वो कंप्लीट हैं, डले हुए हैं, तो जाकर के देख लीजिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी क्योंकि टाइम नहीं बचा है और कल पेपर है आपका। ऑल द बेस्ट, आपको अच्छी तरीके से पेपर करके आना है और ये सारे क्वेश्चन जरूर से तैयार कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।